स्टूडेंट्स वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम लोगों ने लास्ट सेकेंड लेक्चर में जो हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग या एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग में पढ़ा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके एनिमल्स का ईल्ड बढ़ाते हैं, उनका एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। वो हो सकता है फॉर मिल्क प्रोडक्शन हो या फॉर मीट प्रोडक्शन हो। ठीक है, वैसे ही प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करेंगे, आप सोच सकते हो कि हम किसी प्लांट का यील्ड बढ़ाएंगे, वो जितना फ्रूट बनाता था उससे ज्यादा फ्रूट बनाए, या फिर अगर उसका हम सीड यूज करते हैं तो पहले मान लो 1 हेक्टेयर में 10,000 सीड बनते थे, तो कैसे हम 1 हेक्टेयर में 20,000 सीड्स बनाए। ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है पूरी दुनिया का और एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहा है। दो तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है मींस फूड जो डिमांड है वो बढ़ेगा, और एग्रीकल्चरल फील्ड अगर आप ही देखोगे, आप 10 साल पहले जो एरिया में आप जाते थे, मान लो वहां पर पहले खेत हुआ करते थे, अभी उन एरिया में जाओगे तो वहां पूरा फ्लैट बन चुके होंगे, पूरा सोसाइटी बस चुका होगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड कम हो रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो एक डबल प्रेशर आ रहा है ऑन एग्रीकल्चरल फार्मर्स की कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स का यील्ड बढ़ाए। तो इसमें जो है फार्मर्स की हेल्प करते हैं साइंटिस्ट, वो ऐसी वेराइटीज डेवलप करते हैं, ऐसे प्लांट्स डेवलप करते हैं जो ज्यादा प्रोडक्ट दे सके उतनी ही जगह में से। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग क्या है? इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट सुटेबल फॉर बेटर कल्टीवेशन, बेटर यील्ड्स एंड डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, 3 एम है हमारे यहाँ पर। एक है बेटर कल्टीवेशन, मींस उसको ग्रो करने में ज्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जैसे वीड्स होते हैं, कहीं भी अपने आप ही उग जाते, कोई कुछ न्यूट्रिशन देने की जरूरत नहीं है। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं उनका बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी वेराइटीज जिनको ज्यादा केयर ना करना पड़े, वो नॉर्मल कंडीशन में ग्रो हो जाए। सेकंड, उनका यील्ड बढ़ाना है। ठीक है, मान लो एक मैंगो प्लांट था, उस पे एक सीजन में अराउंड 300 से 400 फ्रूट आते थे एक प्लांट के ऊपर। ठीक है, हमने प्लांट ब्रीडिंग करके एक बेटर मैंगो वैरायटी के साथ वो प्लांट्स को ब्रीड कराया और एक नई हाइब्रिड वैरायटी बनाई जिसमें 800-900 फ्रूट्स आते एक सीजन में। ठीक है, तो हमने यील्ड बढ़ा लिया बाय यूजिंग प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तीसरा जो है वो है डिजीज रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे हम लोग अपने आप को डिजीज से बचाते हैं, वैसे हमको प्लांट्स को भी बचाना। अगर प्लांट को डिजीज हुआ तो ओवरऑल उसका यील्ड जो है वो घटने वाला है। ठीक है, मान लो एक फार्मर ने, उसका 1 हेक्टेयर का जो है लैंड है, उस पे उसने फॉर एग्जांपल 1000 प्लांट्स हैं, उसके किसी भी चीज के हो 1000 प्लांट्स है। अब डिजीज हुआ, कोई फंगल डिजीज हुआ और 500 प्लांट जो है वो डिजीज की वजह से मर गए, तो उसका यील्ड तो 50% वैसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स हैं उन पे जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो सारे हेल्दी रहे, कोई भी खराब ना हो, वो हमको देखना है। ठीक है, तो 3 हमारे एम है प्लांट ब्रीडिंग के। बेटर कल्टीवेशन हो, वो इजीली ग्रो हो जाए वो क्रॉप, वो फील्ड में। ठीक है, सेकंड, उसमें से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, सेम अमाउंट ऑफ प्लांट्स में से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, मीन ज्यादा यील्ड मिले। थर्ड, उन प्लांट्स को कोई डिजीजेस ना हो, कॉमन डिजीजेस ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस का जो क्वालिटी है और एक प्लांट में बेटर फ्लेवर है। ठीक है, तो दोनों को डीएनए को लेकर हमने मैनिपुलेशन किया, हाइब्रिड बनाया, जिसपे दोनों की क्वालिटीज, दोनों प्लांट की जो है क्वालिटी जो है इस प्लांट में आ जाएगी। ठीक है, तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन्स एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट। ठीक है, तो पहले क्या करते थे, दो प्लांट को हाइब्रिडाइज कराते थे, दो अलग अलग प्लांट को। जैसे एनिमल में देख रहे थे कि जो अच्छा मेल होता था, सुपीरियर मेल होता था, उसे सुपीरियर फीमेल के साथ जो है मेट कराते थे। वैसे ही यहाँ पर प्लांट्स को देखते थे कौन सी वेराइटी अच्छी है, तो उसको दूसरे के साथ जो है हम ब्रीड करा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं। ठीक है, बट इसमें कोई जेनेटिक मैनिपुलेशन नहीं होता था। क्लासिकल जो है इसमें कोई, हम लोग डीएनए को निकालना, काटना, जोड़ना वो सब नहीं कर रहे थे। अब जो है नेक्स्ट जो है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टूल्स आर यूज फॉर प्लांट ब्रीडिंग। अब उन्होंने क्या किया, नए जब बायोटेक्नोलॉजी आया तो बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके अब हम लोग पूरे पूरे प्लांट की जो है ब्रीडिंग नहीं करा रहे, हम
एक प्लांट में मान लो कोई पर्टिकुलर क्वालिटी है, मान लो वो डिजीज रेजिस्टेंट है, तो वो वाला डीएनए निकाल के इस प्लांट में डाल देंगे। पूरा हाइब्रिडाइजेशन करना फिर सिलेक्शन करना जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नॉलेज यूज करके, जिसको मोस्टली हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, उसके थ्रू हम लोग नए मेथड्स के थ्रू फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, अब डिजायरेबल ट्रेड्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग, क्यों हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं? फर्स्ट, क्रॉप का यील्ड बढ़े और उसका क्वालिटी बढ़े। सेकंड, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ठीक है, वो अगर पानी में थोड़ा नमक ज्यादा है तो भी प्लांट ग्रो होता रहे, गर्मी ज्यादा है तो भी प्लांट ग्रो होता हो, पानी की कमी है तो भी वो प्लांट ग्रो हो जाए। जैसे गुजरात में अगर हम बात करें कच्छ और उस तरफ रीजन में, तो पानी की बहुत कमी है, डेजर्ट है, तो गुजरात में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऐसे प्लांट्स डेवलप किए हैं जो वहां पे ग्रो हो सकते हैं, पहले नहीं होता था वहां कुछ ग्रो। ठीक है, ऐसे ग्राउंडनट प्लांट्स ग्रो डेवलप किए हैं जो कच्छ में भी ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो मींस ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं, टेम्परेचर रेजिस्टेंट प्लांट हम लोगों ने डेवलप किए हैं, और सलाइन मींस नमक के पानी में भी उन प्लांट्स को कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, इंक्रीज रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजन, अब इंसेक्ट्स जो है प्लांट्स को डैमेज करते हैं उनसे रेजिस्टेंट, और जो फंगल या बैक्टीरियल डिजीजेस है उनसे रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये मेन एम है हमारे प्लांट ब्रीडिंग के, जो हम लोगों को दिमाग में लेकर ये एक्सपेरिमेंट्स हम प्लान करते हैं। ठीक है, मेन एम क्या है? फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मींस उस प्लांट के कितने स्पीशीज है पहले उनको हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा प्लांट हम सेलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे। बेटर प्लांट, बेटर यील्ड वाले प्लांट को सेलेक्ट करेंगे, उनको हम पेरेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे वो सेलेक्टेड पेरेंट का। ठीक है, उन प्लांट्स को जो हम लोग हाइब्रिडाइज कराएंगे। ठीक है, अब मान लो उसमें से 1000 सीड्स बनते हैं, वो जो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ प्लांट बना उसके 1000 सीड्स बने, उन 1000 सीड्स को हम सो करेंगे। अब उनमें से देखेंगे कि सिलेक्शन करेंगे कि कौन से 1000 सीट में से सब में वो क्वालिटी नहीं आएगी, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों की क्वालिटी जो है किस में आएगी वो देखना है। तो वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स हम लोग को सेलेक्ट करना है, फिर उसके जो सीड्स होंगे वो हम लोग को रखने हैं। ठीक है, मान लो 1000 सीड्स बने जो क्रॉस हाइब्रिड कराए, पेरेंट 1 पेरेंट 2 इनका हाइब्रिड हुआ, एक सीड बना, उस सीड से जो प्लांट बना उसमें से 1000 सीड्स जो बने, ठीक है, उसमें से सेलेक्ट किया हम लोगों ने कि भाई इसमें दोनों पेरेंट की क्वालिटी आई, उससे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी को सबको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो टेस्टिंग करेंगे, जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसे हम लोग रिलीज करेंगे, और कमर्शलाइजेशन मींस अब उसको हम बेच सकते हैं, वो साइंटिस्ट वो सीड्स को जो है अब फार्मर्स को बेच सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। अब जितने भी स्टेप्स हम लोगों ने देखे उनको हम वन बाय वन जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इन वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ मैनी क्रॉप्स प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल। ठीक है, तो हर क्रॉप का जो है पहले से कोई जेनेटिक वेरिएबल मींस उसी के स्पीशीज के और ब्रीड्स प्रेजेंट है। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड वेराइटीज species and relatives of the cultivated species is a prerequisite for effective exploitation of natural genes। ठीक है, तो पहले से हम लोग को फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम लोग को पहले से मान लो फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट का हमें ब्रीडिंग करना है, तो मस्टर्ड प्लांट के कितने ब्रीड्स ऑलरेडी हैं, कौन से फार्मर करते हैं, कौन सा मस्टर्ड जंगल में खुद से ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सब पहले जंगल में ग्रो होते थे, उनमें से हम लोगों ने से जो है अपने यूज में लिया है। तो मस्टर्ड के कितने वैरायटी हैं उन सबको पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उनको एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। The entire collection of plant seeds having all the alleles of for the genes is in a given crop is called as germplasm collection। ठीक है, तो उन सारे मस्टर्ड के जो भी ब्रीड्स एंड स्पीशीज थे उन सबका एक कलेक्शन हमने जीन्स का कलेक्शन बनाया, दैट इज कॉल्ड एज जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग,
द germplasm is evaluated for identifying plant with desirable characters. अब हमें जो चाहिए, मान लो डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए, ईल्ड ज्यादा चाहिए, जैसा भी हमको हमारा एम है, तो हम देखेंगे उन मस्टर्ड स्पीशीज में से कौन सी जो है फंगस रेजिस्टेंट है, फंगस डिजीज उसमें नहीं होती। ठीक है, तो हम लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे, हर प्लांट के ऊपर फंगस डाल के देखेंगे उसमें वो इन्फेक्ट होता है या नहीं। ठीक है, तो काफी लेंदी प्रोसेस है ये, ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने 2 महीने में, सालों लग जाते हैं, सालों में जाके एक प्लांट, हाइब्रिड प्लांट डेवलप होता है। ठीक है, बट वो एक बार डेवलप हो गया फिर वो जो है कंटिन्यूस हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाई एंड यूज फॉर हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हमने प्लांट सेलेक्ट कर लिया उसके नंबर्स हम बढ़ाते हैं, उसके सीड्स लेके उसे सो करते हैं, उसके नंबर बढ़ाते हैं और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं किसी पेरेंट दूसरे प्लांट के साथ। ठीक है, प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड वेरेवर डिजायरेबल एंड पॉसिबल। ठीक है, फिर हम लोग इंटर ब्रीडिंग कराकर हम लोग प्योर लाइन बनाते हैं और उसको हम लोग कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज द प्रोसेस इन विच डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर जेनेटिकली कंबाइंड फ्रॉम 2 डिफरेंट पेरेंट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड प्लांट। ठीक है, तो अब 2 पेरेंट है, ठीक है, वो एक इनब्रीडिंग हुआ, दूसरे में इनब्रीडिंग हुआ, अब दोनों को जो है हम लोग क्रॉस ब्रीड करा रहे हैं। ठीक है, पहले इनब्रीड करके पेरेंट 1 डेवलप हुआ, इनब्रीडिंग करके पेरेंट 2 डेवलप हुआ, अब इन दोनों को हम लोग इनब्रीड करा रहे हैं, मींस क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हुआ हमारा। ठीक है, मान लो एक में हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ वन पेरेंट इज कंबाइंड विद डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम अनदर पेरेंट। ठीक है, मतलब ये वाला जो पेरेंट था, ठीक है, इस वाले में क्या था, प्रोटीन बहुत बढ़िया मिलता था, बहुत ज्यादा प्रोटीन इसमें मिलता है, बट आप देख सकते हो कि इसको बीमारी हो जाती है, डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है। दूसरा वाला जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट है बट उसमें प्रोटीन कम रहता है। तो इन दोनों के जो हम लोगों ने क्रॉस हाइब्रिड बनाया उसमें क्या हुआ, प्रोटीन भी ज्यादा मिलेगा और वो डिजीज रेजिस्टेंट भी आ गया, मींस दोनों की क्वालिटीज इसमें आ गई। ठीक है, तो इससे हमको फायदा होगा। अब जो हम लोग क्रॉप्स ग्रो करेंगे उसमें फार्मर को ये बीमारी होने की वजह से जो लॉस होता था वो नहीं होगा, और हाई प्रोटीन कंटेंट है तो जो है कंज्यूमर को भी फायदा होगा। ठीक है, तो एक बेसिक एग्जांपल हो गया क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से क्या फायदा हमारा हो रहा है। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है इसके, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। ठीक है, इसमें सालों लग जाते हैं। ठीक है, 10 साल भी लग सकते हैं एक वैरायटी को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसके लिए एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली है, वो मेन है इंडिया का। उसके बाद आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, गुजरात की बात करें तो नवसारी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये सब जो है अलग अलग प्लांट्स का, अलग अलग एनिमल्स का डिफरेंट वेराइटी डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारे करे भी हैं, जैसे गुजरात में बहुत सारे ग्राउंडनट के वेराइटीज डेवलप किए हैं जो कम पानी में डिजीज रेजिस्टेंट हम लोगों ने डेवलप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, hybrids may not combine the desirable characters, usually only 100 to 1000 crosses show the desirable combination। ठीक है, अब जो हमको ये हाइब्रिड चाहिए, ये ऐसा नहीं कि एक बार क्रॉस कराएंगे तो मिल जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा, 100 बार में 1000 बार में जाके मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का लिमिटेशन है। इसी लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, जो चीजें यहाँ नहीं हो पाती थी या जो ज्यादा टाइम लगता था उसको जो है बायोटेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दिया, क्योंकि वो एक नया फील्ड है, उसमें हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हमको हिट एंड ट्राई यूज करने का जरूरत नहीं। यहाँ पे एक तरह से हम हिट एंड ट्राई कोशिश करो कोई बने, हाइब्रिड बने। ठीक है, अंधेरे में तीर चला रहे थे यहाँ पे। बायोटेक्नोलॉजी में मुझे जो जो कैरेक्टर चाहिए उसको उसका डीएनए निकाल के मैं जोड़ सकता हूँ, वो एकदम एक्यूरेट हम लोग यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो इससे वो लाख गुना ज्यादा डेवलप्ड सिस्टम है जिसको अब यूज किया जाता है। अब क्रॉस हाइब्रिड जो है अब नहीं कराई जाती, ये बहुत पुराना टेक्निक हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा हो गया, यहाँ पर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेक्शन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद सिलेक्शन होगा। It is a crucial to the success of breeding objective and requires careful scientific evaluation of the progeny। ठीक है, तो काफी जो है क्रूशियल फेज है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है कि उसमें दोनों पेरेंट की क्वालिटीज आए नहीं आए। ठीक है, उसके बाद these are self pollinated for several generation till they reach a state of होमोजाइगोसिटी। अब जो सुपीरियर हो गया,
अब उसमें हम उसे सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, मींस अब उसे हेट्रोजाइगस कंडीशन से होमोजाइगस में लाएंगे, प्योर लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, सेग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर सेग्रीगेशन होता है तो क्या होता है, मान लो एक हाइब्रिड बना, उसमें दोनों पेरेंट के क्वालिटीज आए, बट जब उसके सीड्स बने तो वापस से क्वालिटी चला गया, एक ही पेरेंट का क्वालिटी बचा, दूसरे का नहीं है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, तो वो ना हो उसके लिए हम लोग उसे सेल्फ पॉलिनेट करके होमोजाइगस बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फाइनल स्टेप क्या होगा, जब सब कुछ सही हो गया, डेवलप हो गया, हमको प्लांट मिल गया जिसमें दोनों पेरेंट की सुपीरियर क्वालिटीज है, ठीक है, तब जो है उसका जो है एक पेटेंट बनाया जाएगा। वो पेटेंट जो है गवर्नमेंट अलाउ करेगी। उसके बाद उसको जो है वो सीड्स को, उन प्लांट्स को जो है वो साइंटिस्ट जो है वो कंपनी जो है वो बेच सकती है। ठीक है, समझ गए? तो ये बेसिक हमारे प्रोसेस हो गए। ठीक है, तो इसमें काफी टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग के बाद जो है उसको अलग अलग क्लाइमेट्स में जो है ग्रो करके देखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसे जो है कमर्शलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे व्हीट एंड राइस। एग्रीकल्चर अकाउंट फॉर अप्रोक्स 33% ऑफ इंडियाज जीडीपी एंड एम्प्लॉयज नियरली 62% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया को हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। तो 62% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और 33% इंडिया की जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। तो कैसे भी हमको एग्रीकल्चर को एडवांस बनाना पड़ेगा। अभी भी हमारे फार्मर्स वही 100 साल पुरानी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, 100 साल पुरानी वेराइटीज यूज कर रहे हैं, वो हमको बदलना पड़ेगा। छोटे छोटे कंट्रीज, इजराइल, न्यूजीलैंड, वो एग्रीकल्चर में इंडिया से ज्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं। इंडिया कितना बड़ा है इजराइल से, फिर भी इजराइल इंडिया से ज्यादा प्रोडक्ट बना पाता है एग्रीकल्चर के, ज्यादा यील्ड दे पाता है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो हमारे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मिसिंग है, तो हमें उसको इंक्रीज करना है। ठीक है, बायो फार्मर जरूरी नहीं है कि फार्मर कोई अनपढ़ आदमी बने। ये इजराइल और न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर में इतना आगे क्यों निकले, वहां पढ़े लिखे लोगों ने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया और वो एग्रीकल्चर करके करोड़पति भी बने और उन्होंने कंट्री को भी डेवलप किया। ठीक है, तो बहुत सारे आप लोग में से एग्रीकल्चर को एज टेक्नोलॉजी के यूज करा सकते हैं। मींस आप टेक्नोलॉजी कोई ऐसा टेक्निक डेवलप करो, प्लांट इरिगेशन का टेक्निक डेवलप किया, सेंसर बेस्ड, मतलब सेंसर होगा पानी में, जैसे सॉइल में पानी कम हो गया अपने आप सेंसर डिटेक्ट कर लेगा, पानी का स्प्रिंकल ऑन हो जाएगा। ऐसी टेक्निक्स है। अभी हमारा खेत में क्या होता है, पानी जो है वो पाइप लगाता है, जो है वो नदी में से काट काट के पानी को लेके आता है। एकदम मैनुअल टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, कोई स्मार्ट टेक्निक्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन एक टेक्निक होती है जिसमें ड्रिप्स चढ़ाए जाते हैं, ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही प्लांट को दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ जो है वो हम दवाई छिड़कते हैं, पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, हाथ से छिड़कते हैं जा जाके। ठीक है, बाकी कंट्रीज में क्या होता है, वो प्लेन के थ्रू, हेलीकॉप्टर के थ्रू पूरे फील्ड पे जो एक साथ छिड़क दिया जाता है। तो टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। इन इंडिया फूड प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस। ठीक है, तो 1960s में व्हीट एंड राइस के हम लोगों ने डेवलप किया अच्छी अच्छी वैरायटी, जिससे ग्रीन रिवोल्यूशन आया, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा। ड्यूरिंग 1960 to 2000 wheat production increased from 11 million tons to 75 million tons। ठीक है, तो 1960 में 11 मिलियन टन इंडिया में ग्रो होता था व्हीट, अभी 75 मिलियन टन हुआ, बट ये भी हमारे लिए कम पड़ रहा है। द राइस प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 35 मिलियन टन टू 90 मिलियन, अप्रोक्स 90 मिलियन टन हम लोगों ने कर दिया, बट ये भी हमको कम पड़ रहा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इससे भी तेजी से बढ़ा है। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ठीक है, जैसे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन इज, आपको ढूंढना है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, एक वर्ड का है, एक इंडियन है, तो आपको ये ढूंढना है और इसी नोट्स में नीचे लिख लेना है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन जो था उसकी बेटी कौन है और वो अभी क्या करती है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन और उसकी बेटी कौन है, उसने क्या पढ़ाई की है और अभी वो क्या करती है।
दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दोनों फादर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, बेटी से रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद नोबेल लॉरेट नॉर्मन बोरलैग, ठीक है, ही इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉर्मन बोरलैग, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज डेवलपमेंट मैक्सिको में काम करते थे और इन्होंने डिफरेंट वेराइटीज डेवलप किए फॉर व्हीट। In 1963, high-yielding and disease-resistant wheat varieties like Sonalika and Kalyan Sona were introduced in India. ठीक है, तो इंडिया में 1963 में बेटर वेराइटीज आए। ठीक है, उसके बाद सेमी डोव राइस वेराइटीज वर डिराइव्ड फ्रॉम IR8 डेवलप्ड एट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो फिलीपींस। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। ठीक है, एंड टाइचुंग नेटिव फ्रॉम ताइवान। Later, better yielding semi-dwarf varieties Jaya and Ratna were developed in India. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंडिया में बेटर क्वालिटीज कौन से हैं। ठीक है, व्हीट एंड राइस के, तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। IRRI कहाँ पर है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्रम बारबेरी, ये जो है शुगर केन का एक वेराइटी है, ग्रो इन नॉर्थ इंडिया बट पुअर शुगर कंटेंट इन यील्ड, was crossed with Secarum officinarum। ठीक है, तो इसको इसके साथ क्रॉस किया, ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता था बट इसमें से शुगर कंटेंट बहुत कम था, यील्ड बहुत कम था। ठीक है, तो साउथ इंडिया के क्रॉप के साथ जो है हम लोगों ने क्रॉस कराया। ठीक है, and got a hybrid sugarcane having desirable qualities like high yield, thick stem, high sugar and ability to grow in North India। ठीक है, तो ऐसा वैरायटी हमको मिला जो नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो हो सकता है और बेटर यील्ड भी दे सकता है। ठीक है, तो सेक्रम बर्बेकी जो है वो बर्बेरी जो है वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो होता था, इसका यील्ड कम था। सेक्रम ऑफिसियम का यील्ड अच्छा था बट ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पाता, तो हमने हाइब्रिड बनाया जो सब जगह ग्रो हो सकता है, नॉर्थ इंडिया में ग्रो हो सकता है, यील्ड भी ज्यादा रहेगा। उसी तरीके से हाइब्रिड मेज ज्वार बाजरा हमने डेवलप की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है सीरियल है हमारे। ठीक है, और ये केटल्स के फूड के लिए, गाय भैंस के फूड के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है। ठीक है, इट इंक्लूड्स हाई यील्डिंग वैरायटी रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस। ठीक है, तो हम लोगों ने मिलेट डेवलप किए जो कम पानी में ग्रो हो सके। ठीक है, इसमें हमको याद रखना है अबाउट कौन कौन सा विवेक हाइब्रिड 9 एंड QPM वर्जन ऑफ विवेक हाइब्रिड 9। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मेज का कौन सा वैरायटी हम लोगों ने डेवलप किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, और हम लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग के क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से प्लांट हम लोगों ने डेवलप किए हैं, उसके एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं, नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।